तो चलो फिर शुरू करते हैं। तो आज हमारा सबसे पहला जो टॉपिक है दैट इज मेंडल एंड हिज वर्क। ठीक है, इस पूरे चैप्टर में मेंडल का योगदान हम लोग पढ़ने वाले हैं। मेंडल ने क्या क्या काम किया इस टॉपिक पे, उन्होंने कौन कौन से रिसर्च किए अपने, उनके बारे में जानने वाले हैं। तो थोड़ा सा हम लोग पहले मेंडल के बारे में जान लेते हैं कि मेंडल कौन थे। उनका नाम था ग्रेगर जॉन मेंडल। पूरा नाम था उनका ग्रेगर जॉन मेंडल। 1822 में बर्थ और 1884 में डेथ है उनका। मेंडल वॉज एक्चुअली, ही वॉज नॉट अ बायोलॉजिस्ट, ही वॉज अ मैथमेटिशियन। मैथमेटिशियन होना और बायोलॉजी पे रिसर्च करना थोड़ा सा लगता है अटपटा सा, बट एक्चुअली मैथमेटिशियन होने की वजह से ही उनका रिसर्च बहुत ज़्यादा सक्सेस हुआ। इसको हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं कि क्यों ऐसा हुआ। मेंडल अपने काम के लिए इतने ज़्यादा फेमस हो गए कि उनको बाद में फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा गया। जेनेटिक्स में उन्होंने बहुत अच्छा अच्छा काम किया, बहुत बढ़िया बढ़िया रिसर्च किया था उन्होंने। एक्चुअली शुरुआत में मेंडल ने जब अपना काम शुरू किया तो उन्होंने पी प्लांट के ऊपर अपने रिसर्च किए थे। पी प्लांट जो हमारे गार्डन पी है, मटर का प्लांट है, उसके ऊपर उन्होंने रिसर्च किया था। और रिसर्च में उनका रिसर्च जो सक्सेस हुआ था, उसके पीछे जो सबसे बड़ा हाथ था रिसर्च के सक्सेस होने का, इट वाज ह्यूज नंबर ऑफ सैंपल्स। उन्होंने थोड़ा बहुत 2 4 10 सैंपल नहीं लिया, उन्होंने थाउजेंड एंड थाउजेंड्स ऑफ सैंपल्स के ऊपर स्टडी किया, रिसर्च किया, तब जाके अपने रिसर्च को पब्लिश किया था उन्होंने। ठीक है, मेंडल को उनके काम के लिए 1901 में नोबेल प्राइज मिला। अब देखो एक बात यहाँ, 1884 में तो वो एक्सपायर कर गए, 1884 में उनकी डेथ हो गई, तो फिर 1901 में उनको नोबेल प्राइज कैसे मिला? एक्चुअली जब उन्होंने अपना रिसर्च पब्लिश किया था ना, मरने से पहले, तो उनका रिसर्च बहुत ज़्यादा फेमस नहीं हुआ था। बट आफ्टर सम टाइम व्हेन हिज स्टूडेंट्स ओनली, few of his students, they did research on his work again and then came to know that his teacher was right, और तब उन्होंने वापस से सेम पेपर को पब्लिश किया और तब जाके मेंडल रिकॉग्नाइज हुए और उनको 1901 में नोबेल प्राइज दिया गया था। ठीक है, ये तो बेसिक चीजें थी मेंडल के बारे में। अब देखो मेंडल का जो भी काम था पी प्लांट के ऊपर, क्या क्या था, कैसे उन्होंने पी प्लांट के ऊपर काम किया। तो मेंडल ने ना पी के अंदर 7 डिफरेंट ट्रेड्स को सेलेक्ट किया था। ट्रेड्स उन पी के ऊपर, पी के अंदर जो कैरेक्टर्स थे उनमें 7 अलग अलग तरह के ट्रेड्स को उन्होंने सेलेक्ट किया था और उसको स्टडी किया था पहले। ठीक है, जब स्टडी किया तो उन्होंने देखा कि उन ट्रेड्स, जो भी 7 डिफरेंट ट्रेड्स थे, आउट ऑफ देम ही फाउंड 2 डिफरेंट टाइप ऑफ एलील्स, जिस एलील के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं लास्ट वाले पार्ट में। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो वो वीडियो एक बार देख लो। एलील्स क्या होते हैं? एलील्स वही जीन के फॉर्म्स होते हैं। तो वो 7 डिफरेंट ट्रेड्स के लिए उन्होंने दो दो एलील्स देखे। पहले को उन्होंने डोमिनेंट एलील कहा और दूसरे को उन्होंने रेसेसिव एलील कहा। क्या होता है ये डोमिनेंट और रेसेसिव, इसको चलो जानते हैं। देखो डोमिनेंट एलील क्या होता है? एक ऐसा एलील विच डिसाइड द अपीयरेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म। अपीयरेंस, ऑर्गेनिज्म कैसा होगा, उसके अंदर का कैरेक्टर क्या होगा, वो कौन डिसाइड करेगा? डोमिनेंट एलील। तो वही एलील है डोमिनेंट जो कैरेक्टर डिसाइड करता है ऑर्गेनिज्म का कि वो कैसा होगा। अब बात यहां आती है कि इवन इन द प्रेजेंस ऑफ अनदर अल्टरनेटिव एलील, अगर डोमिनेंट एलील है और उसके साथ कोई दूसरा अल्टरनेटिव एलील भी होगा ना, तब भी डोमिनेंट वाला ही डिसाइड करेगा कि ऑर्गेनिज्म कैसा होगा। ठीक है, ये डोमिनेंट की बात है। अगर एग्जाम्पल की बात करें, जैसे टॉलनेस ऑफ पी प्लांट की बात करो, तो टॉलनेस ऑफ पी प्लांट क्यों होता है? ड्यू टू डोमिनेंट एलील। अगर प्लांट टॉल है मतलब उसके अंदर जो एलील है वो डोमिनेंट एलील है। अच्छा, डोमिनेंट एलील को जब भी हमें लिखना होता है ना, ऑलवेज एक्सप्रेस और रिटेन इन कैपिटल केस। देखो कैपिटल केस, जैसे टॉल प्लांट के लिए मैंने टी और टी लिख रखा है, तो ये हम डोमिनेंट एलील को हमेशा कैपिटल केस से ही डिनोट करते हैं। जबकि रेसेसिव एलील की बात करो तो विच कैन डिसाइड द अपीयरेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म ओनली, यहां ओनली लगा हुआ है, व्हेन आइडेंटिकल एलील्स आर प्रेजेंट। आइडेंटिकल एलील्स आर प्रेजेंट मतलब क्या? रेसेसिव अगर है तो दोनों एलील रेसेसिव एलील ही होने चाहिए। अगर दोनों रेसेसिव एलील प्रेजेंट हैं तब जाके वो एक्सप्रेस कर पाएगा। अगर इस बात को एक तरह से और भी कह सकते हो कि दे विल एक्सप्रेस ओनली इन द एब्सेंस ऑफ डोमिनेंट एलील। अगर डोमिनेंट एलील वहां नहीं है तो रेसेसिव वाला एक्सप्रेस करेगा, अगर डोमिनेंट एलील है तो रेसेसिव वाला एक्सप्रेस नहीं करेगा। ठीक है, एग्जांपल में डॉर्फ पी प्लांट इज ड्यू टू रेसेसिव एलील। अगर प्लांट पी
प्लांट अगर ड्वार्फ है, छोटा है, तो वो किसकी वजह से है? रेसेसिव एलील की वजह से। और रेसेसिव एलील को आप कैसे लिखते हो? हमेशा स्मॉल केस में लिखते हो, जैसे मैंने स्मॉल केस टी और टी लिखा है, कैपिटल के लिए कैपिटल टी और ड्वार्फ के लिए स्मॉल टी, ठीक है। तो ये हम एलील को ऐसे लिखते हैं। अब चलो अगर हम लोग थोड़ा सा नेक्स्ट वाला बात करते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या है, तो नेक्स्ट हमारा कैरेक्टर, कौन कौन सा कैरेक्टर मेंडल ने सेलेक्ट किया था। तो उन्होंने 7 जो डिफरेंट कैरेक्टर्स सेलेक्ट किए थे, उसमें सबसे पहला जो कैरेक्टर था लेंथ ऑफ द प्लांट। प्लांट का लेंथ पहला कैरेक्टर था, जिसका डोमिनेंट एलील उन्होंने देखा टॉल और रेसेसिव एलील उन्होंने देखा डॉर्फ, ठीक है। जबकि फ्लावर पोजीशन जो दूसरा वाला था, द फ्लावर पोजीशन एक्सियल, और जो रेसेसिव था इट वाज टर्मिनल। एक्सियल क्या था? ये डोमिनेंट था। एक्सियल का मतलब क्या है कि जैसे मान लो ये वाला प्लांट है ना, तो साइड से फ्लावर निकलेंगे, उसके स्टेम के साइड में फ्लावर निकलेंगे, तो दैट इज कॉल्ड एक्सियल। ये कि हमारा डोमिनेंट एलील है। और टर्मिनल एकदम प्लांट के टिप पे, एंड में, उस स्टेम के एंड में अगर फ्लावर होता है तो दैट इज कॉल्ड टर्मिनल। ये फ्लावर का पोजीशन एक कैरेक्टर है, उसके ये 2 एलील्स है। शेप ऑफ पॉड, पॉड वही जो छिलका होता है, मटर का जो छिलका होता है उसकी बात हम लोग कर रहे हैं। तो अगर वो इन्फ्लेटेड है मतलब वो डोमिनेंट एलील है, अगर वो कंस्ट्रिक्टेड है मतलब वो रेसेसिव एलील है, ठीक है। कंस्ट्रिक्टेड आपको ऐसा कुछ दिखेगा और एकदम इन्फ्लेटेड एकदम प्लेन सा दिखेगा, फुला हुआ, ठीक। जो इसका कलर है, पॉड कलर, वो एक चौथा कैरेक्टर उन्होंने सेलेक्ट किया था। और अगर पॉड कलर ग्रीन है मतलब कि वो डोमिनेंट है, और अगर येलो हो गया, पॉड कलर येलो हो गया, तो मतलब वो रेसेसिव है। तो पॉड कलर येलो रेसेसिव होगा और पॉड कलर ग्रीन डोमिनेंट होगा। जबकि सीड का जो शेप लिया था, अगर राउंड सीड हुआ तो वो डोमिनेंट एलील है, और रिंकल सीड हुआ तो वो रेसेसिव एलील है। रिंकल सीड का मतलब क्या होगा? वही सीड, मतलब वो गोल सा नहीं होगा, वो थोड़ा सा दिखने में मतलब थोड़ा सा सिकुड़ा सिकुड़ा सा होगा, तो दैट इज रिंकल, ठीक है। और सीड का कलर ये पॉड कलर से जस्ट अपोजिट होता है। सीड कलर येलो वाला, येलो अगर सीड है मतलब डोमिनेंट है, और अगर सीड का कलर ग्रीन हो गया है मतलब वो रिसेसिव है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखेंगे। और लास्ट वाला उन्होंने कलर ऑफ फ्लावर को सेलेक्ट किया था, जिसमें वॉयलेट कलर को उन्होंने डोमिनेंट देखा था और व्हाइट कलर को उन्होंने क्या? रिसेसिव देखा था। तो ये 7 डिफरेंट कलर प्लांट उन्होंने चूज किया था मेंडल ने, और इसी के ऊपर स्टडी किया था, ठीक है। चलो हम लोग नेक्स्ट पार्ट देखते हैं क्या है। अब यहाँ मेंडल के क्रॉस को हम लोग जानने वाले कि मेंडल ने कैसे कैसे क्रॉस कराया था। और अगर मेंडल के क्रॉस को जाने तो सबसे पहला क्रॉस हमारा होता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अभी मोनोहाइब्रिड पढ़ते हैं, फिर अगला क्रॉस भी पढ़ेंगे। पहले मोनोहाइब्रिड क्रॉस का मतलब क्या होता है? एक्सपेरिमेंट डीलिंग विथ सिंगल कैरेक्टर। अगर एक ही कैरेक्टर को लेके और तब क्रॉस कराया जाए तो उसको आप मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हो, ठीक है। कैसे उन्होंने किया था? ही सेलेक्टेड अ प्योर लाइन ऑफ प्लांट। प्योर लाइन प्लांट का सेलेक्ट किया, चाहे वो डोमिनेंट हो चाहे रेसेसिव हो, होना चाहिए प्योर, ठीक है। प्लांट सेलेक्टेड विच वेर प्रोड्यूसिंग सिमिलर ट्रेड जनरेशन बाई जनरेशन। उन्होंने जनरेशन बाई जनरेशन एक ही जैसा ट्रेड प्रोड्यूस कर रहा था, तो पता चल गया था कि ये प्योर है। क्यों? अगर एक ही जैसा बार बार अगले जनरेशन में भी वैसा ही हुआ, उसके अगले जनरेशन में वैसा ही हुआ, मतलब उसके अंदर कुछ मिक्सर नहीं है, वो जो कुछ भी है वो एकदम प्योर प्लांट है, उसको उन्होंने लिया था। अब क्या, कैसे उन्होंने क्रॉस का एग्जांपल देखा जाए तो एक टॉल प्लांट वाज क्रॉस्ड विथ अ डॉर्फ प्लांट। एक लंबे प्लांट को, एक ऐसा प्लांट लिया जो जनरेशन बाय जनरेशन केवल लंबा प्लांट ही प्रोड्यूस कर रहा है, मतलब वो टॉल का प्योर प्लांट है। और एक प्लांट ऐसा लिया जो जनरेशन बाय जनरेशन केवल डॉर्फ प्लांट प्रोड्यूस कर रहा है, तो उसको डॉर्फ प्लांट का प्योर ले लिया। अब अगर टॉल प्लांट है तो उसके अंदर हम एलील क्या लिखेंगे? 2 एलील टी और टी, ठीक है। और डॉर्फ प्लांट के अंदर 2 एलील क्या लिखेंगे? स्मॉल टी स्मॉल टी। अब इनका गैमिट कैसा बनेगा? क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ना जी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तब तो गैमिट होना चाहिए। तो इसका जो गैमिट बनेगा, तो एक टी इस गैमिट में आ जाएगा और एक टी इस गैमिट में आ जाएगा। एक टी इधर, स्मॉल टी इधर और एक स्मॉल टी इधर, तो 2 गैमेट इसके बन गए, 2 गैमेट इसके बन गए। अब कराते हैं हम, चलो क्रॉस करा के देखते हैं क्या होता है क्रॉस। ऐसा ही दिखता है, टॉल प्लांट वाला ये 2 गैमेट, डॉर्फ प्लांट का ये 2 गैमेट। ये टॉल प्लांट का ये वाला जो गैमेट है, ये इसके साथ अगर फ्यूज करता है तो क्या बनेगा? कैपिटल टी और स्मॉल टी। यहाँ पे क्या है? कैपिटल टी, और यहाँ पे है स्मॉल टी। ये दोनों आपस में फ्यूज करेंगे तो बनेगा कैपिटल टी स्मॉल टी। अच्छा चलो, यही वाला सेम अगर इसके साथ फ्यूज करा दिया जाए इसके साथ, तो क्या होगा? ये और ये यहां आ गया, ये भी कैपिटल टी कैपिटल टी। अच्छा जी चलो, अब इसकी बात करते हैं। ये कैपिटल टी इसके साथ और इसके साथ फ्यूज करा दिया जाए तो कैपिटल टी स्मॉल टी, और ये अगर इसके साथ फ्यूज कर जाए तो कैपिटल टी स्मॉल टी।
तो यहाँ पे अगर आप देखा जाए तो सारे के सारे प्लांट क्या दिखेंगे, वो टॉल दिखेंगे, टॉल टॉल टॉल। ऐसा क्यों होता है जी, टॉल 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 क्यों होता है, इस बात को हम समझते हैं। अभी हमने लास्ट टाइम में क्या पढ़ा था कि डोमिनेंट एलील जहां भी होगा अपने उस ऑर्गेनिज्म के अपीयरेंस को शो करेगा, है ना। अब इस बात को अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ कैपिटल टी है ना, कैपिटल टी है तो ऑर्गेनिज्म को शो करेगा, स्मॉल टी को शो नहीं करने देगा क्योंकि डोमिनेंट है कैपिटल टी। तो ये वाला टॉल हो गया। सेम चीज यहाँ भी टॉल हो गया, ये भी सेम टॉल हो गया, ये भी टॉल हो गया, तो सारे के सारे टॉल हो गए, ठीक है। अगर हम लोग अगर नेक्स्ट पार्ट देखें, नेक्स्ट पार्ट में क्या होता है कि इसी चीज को, इसी क्रॉस को, मोनो हाइब्रिड क्रॉस को ही हम जब स्टडी किए, मेंडल ने स्टडी किया और तब उन्होंने एक लॉ दिया, दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ डोमिनेंस। बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, पहला लॉ है मेंडल का, लॉ ऑफ डोमिनेंस। इसमें क्या कहा जाता है लॉ ऑफ डोमिनेंस में, इन द क्रॉसिंग बिटवीन प्योर लाइन ऑफ ऑर्गेनिज्म, अगर प्योर लाइन ऑफ ऑर्गेनिज्म के बीच में क्रॉस करवा रहे हैं, only the dominant allele express itself in the F1 generation। F1 जनरेशन को फर्स्ट फिलियल जनरेशन भी कहा जाता है। F1 जनरेशन को क्या कहा जाता है, फर्स्ट फिलियल जनरेशन। तो F1 जनरेशन में कौन शो करेगा, डोमिनेंट एलील शो करेगा, ये लॉ ऑफ डोमिनेंस कहता है, ठीक है। अब इस बात को कैसे उन्होंने प्रूफ किया था, तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया, टू प्रूव दिस मेंडल डिड सेल्फ क्रॉस बिटवीन द ऑर्गेनिज्म ऑफ F1 जनरेशन। F1 जनरेशन के ऑर्गेनिज्म के बीच में मेंडल ने आपस में फ्यूजन करवा दिया। ये F1 जनरेशन है ना, यहाँ देखो F1 जनरेशन लिखा है, ये F1 जनरेशन है, इन्हीं के दो को लेके, इन्हीं के दो ऑर्गेनिज्म को लेके आपस में उन्होंने फ्यूज करा दिया। जब फ्यूज कराया तो ये मान लो ये F1 जनरेशन का एक है और ये F1 जनरेशन का एक है, ये दोनों आपस में फ्यूज करेंगे तो सबसे पहले तो गैमेट बनेगा ना, दोनों गैमेट, ये टी और ये टी अलग, ये टी और ये टी अलग। जब आपस में इनका फ्यूजन कराया तो देखो फ्यूजन कराने का तरीका क्या है, यहाँ पे हम कैसे फ्यूजन कराते हैं, हमने ऐसा बना लिया, ये चार ब्रैकेट इधर, ऊपर दो और नीचे दो, इसके गैमेट को ऊपर रख दिया यहाँ और यहाँ, एक टी यहाँ उठा के रख दिया, स्मॉल टी यहाँ उठा के रख दिया, फिर ये टी यहाँ उठा के रख दिया, ये टी यहाँ उठा के रख दिया। अब जब क्रॉस कराया तो ये कैपिटल टी आपस में रिएक्ट कर गए, फ्यूज कर गए और ये बन गया कैपिटल टी। ये कैपिटल टी और ये वाला स्मॉल टी आपस में रिएक्ट कर गया और बन गया यहाँ कैपिटल टी स्मॉल टी। देखो ठीक है। अब अगर ये कैपिटल टी, ये वाला कैपिटल टी और ये वाला स्मॉल टी आपस में जब फ्यूज करेंगे तो ये बन जाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी। देखो, और यहाँ पे स्मॉल टी और ये स्मॉल टी आपस में फ्यूज करेंगे तो ये बन जाएगा स्मॉल टी स्मॉल टी। तो ऐसे क्रॉस करवाते हैं। अब देखो ध्यान से अगर बात देखा जाए तो यहाँ दोनों कैपिटल टी इस जगह पे हैं। कैपिटल टी अगर होगा तो टॉल प्लांट होगा अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डोमिनेंस। डोमिनेंट एलील हमेशा एक्सप्रेस करेगा अपने आप को, राइट। और यहाँ F1 जनरेशन नहीं, सॉरी, यहाँ F2 जनरेशन हम लिखेंगे, F2 जनरेशन, ठीक है, क्योंकि F1 जनरेशन तो यही वाला था ना, F1 जनरेशन तो ये है। अब हमारा ये F2 जनरेशन, ये F1 जनरेशन आपस में फ्यूज किया तो ये वाले जो बने हैं दे आर F2 जनरेशन। तो यहाँ F2 जनरेशन में क्या दिख रहा है आपको, टॉल और टी कैपिटल टी है तो टॉल प्लांट होगा। अगर कैपिटल टी स्मॉल टी है तब भी टॉल प्लांट होगा। क्यों? क्योंकि कैपिटल टी डोमिनेंट है, वो अपने आप को हमेशा शो करेगा, ठीक। यहाँ भी कैपिटल टी और स्मॉल टी है तो टॉल प्लांट, मतलब टॉल, ये भी टॉल, ये भी टॉल। लेकिन ये क्या हो जाएगा, स्मॉल टी रिसेसिव वाला है, और स्मॉल टी रिसेसिव मतलब उल्टा डॉर्फ। कैपिटल टी रहता तो टॉल हो सकता था, यहाँ स्मॉल टी है, दैट्स व्हाई द प्लांट वाज डॉर्फ। तो क्या मिला हमें, टॉल 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 और एक डॉर्फ। टोटल 4 प्लांट में से एक प्लांट हमारा डॉर्फ था और बाकी के 3 टॉल प्लांट थे, ठीक है। ये बात हमें देखने को मिला। अब एक बात तुम्हें समझना है, दैट इज कॉल्ड फिनोटिपिक रेशियो। फिनोटिपिक रेशियो और जीनोटिपिक रेशियो क्या होता है? फिनोटिपिक का मतलब होता है ना कि द रेशियो ऑफ फिजिकल अपीयरेंस ऑफ द प्लांट। अगर प्लांट कैसा दिख रहा है उसको आप, उस रेशियो को आप फिनोटिपिक रेशियो कहोगे। जैसे इसमें पहले वाले स्लाइड में हमने देखा कि हमें ये प्लांट टॉल दिख रहा है, ये प्लांट टॉल दिख रहा है, ये प्लांट टॉल दिख रहा है और ये डॉर्फ दिख रहा है, तो हमें फिजिकल अपीयरेंस जैसा दिखेगा, टॉल 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 एंड डॉर्फ। ये 3 टॉल प्लांट हो गए और एक डॉर्फ प्लांट हो गया, तो इसका रेशियो क्या हो गया, 3:1। मोनो हाइब्रिड क्रॉस में फिनोटिपिक रेशियो F2 जनरेशन का हमेशा क्या